हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो वीडियोस मैं आज जो लेकर आ रही हूँ वो है अबाउट डिफेक्ट्स, क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन है वो सॉलिड स्टेट का है वो कवर कर चुके हैं। अब ये डिफेक्ट वाला पोर्शन है वो रिमेनिंग है। और इससे पहले शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप से वो जनरेट होते हैं, तो उसके लिए तो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत। जल्दी से शुरू करते हैं हम ये नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड। तो यहाँ पर डिफेक्ट पे जाने से पहले एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन है वो मैं देना चाहूँगी अबाउट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड कि ये क्या होते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहती रहती हूँ, हमेशा जब भी आप ये वीडियो देखिए तो कॉपी पेन जरूर आप लेकर बैठें। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड क्या होते हैं, आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा आपको मतलब नॉलेज है इसके बारे में होना चाहिए। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो सॉलिड्स होते हैं वो इस टाइप के सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो रेशियो है वो केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है वो नहीं होता है। इधर इट में बी मोर देन द फॉर्मूला, more than the ratio given in the formula or maybe lesser than the ratio given in the formula। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से करोगे, द कंपाउंड्स इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट exactly in the ratio as indicated by their chemical formula are called non-stoichiometric compounds। For example, यहाँ पर मैंने लिखा है FeO। अब फॉर्मूले से तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर रेशियो केटायन और एनायन का, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कितना होना चाहिए, 1:1। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो ये कितना निकल कर आता है, इट इज नॉट इक्वल टू 1:1। ये निकल कर आता है 0.95। इसका तो रेशियो हमको मिलेगा 0.95 और ये मिलेगा हमको 1, ये निकल कर आता है। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, तो चलो बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe के क्या होती है, दो जो वैलेंसीज होती हैं, +2 भी होता है +3 भी होता है। तो वहां पर क्या होगा कि +2 की जगह वहां पर क्या हुआ कि कुछ वहां पर जो कैटायंस है वो Fe+3 जाकर बैठ गए। तो वहां पर जैसे 100 Fe+2 होने चाहिए थे, अब वहां पर 5 Fe+2 की जगह कौन जाकर बैठ गए, Fe+3 जाकर बैठ गए। तो Fe+2 का नंबर तो क्या हो गया, कम हो गया ना। तो जो 100 होना चाहिए था वो कितना रह गया, 95 ही रह गया। जो 100 होना चाहिए था वो 95 ही रह गया यहाँ पर। तो वहां पर 5 क्या हो गए, कम हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया कि जितने होने चाहिए थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उतने हमको नहीं मिल रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब इनमें जो डिफेक्ट्स है वो हमें पढ़ना है क्योंकि वो हमारे कोर्स में है। तो यहाँ पर हमारे जो ज्यादा हमको पढ़ना है वो ये है 2 टाइप के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एनायन वैकेंसीज और दूसरा है वहां पर एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशंस। तो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसमें से ज्यादा बनता है एनायन वैकेंसीज पर। हम पढ़ेंगे तो खैर दोनों ही, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, किसी के सेट में अगर ये आ जाए किसी के सेट में ये आ जाए, तो मैं अपनी तरफ से आपको दोनों चीजें बता दूंगी, एनायन वैकेंसीज और दूसरा क्या है, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो पहले हम पढ़ते हैं एनायन वैकेंसीज के बारे में कि भाई ये क्या होती हैं, किस तरीके से जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर एनायन वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो पहले हम क्रिस्टल लैटिस है वो बना लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना बाद में। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से एक बना लूं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस की अगर हम बात करें तो एक कैटायन होगा, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। एक कैटायन होगा, दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। तो प्लस माइनस सॉरी, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे प्लस, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे प्लस, ये प्लस माइनस। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा 2 एक जैसे चार्जेस है वो कभी पास नहीं होंगे। तो अब ये मेरे पास में क्या हो गया,
यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस हो गई, यहाँ पर जिसमें एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ये जो एनायन वैकेंसी वाला जो डिफेक्ट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एनायन वैकेंसीज ये जनरेट होती हैं एल्कली हैलाइड्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकता है कि जो एनायन वैकेंसीज है वो किस में जनरेट होती हैं, एल्कली हैलाइड्स में। एल्कली हैलाइड्स अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि NaCl हो गया, KCl हो गया, तो ये तो सारे के सारे स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स है, फिर ये इसमें क्यों आ रहे हैं? तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जब हम यहाँ पर ऐसी कंडीशंस अप्लाई करेंगे तब ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन दे विल शो द डिफेक्ट। अब वो कैसे होगा अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर ये डिफेक्ट किस में जनरेट होता है, एल्कली हैलाइड में। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि जनरेट होगा एल्कली हैलाइड्स के अंदर। कैसे जनरेट होगा? तो कोई भी एल्कली हैलाइड लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया NaCl। अब NaCl को अगर मैं हीट करती हूं विथ सोडियम मेटल वेपर, मैंने किसके साथ हीट किया उसको? विथ सोडियम, हीटेड विथ मेटल वेपर। यहां पर सिर्फ मैंने मेटल लिखा क्योंकि वो तो मैं NaCl मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, इसलिए वहां पर मैंने बोला सोडियम। अगर हम सिर्फ जनरल लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मेटल वेपर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर जैसे ये मेरा पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसको अगर मैं हीट कर रही हूँ, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे सोडियम जो मेटल वेपर है, क्योंकि मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल इसको मान के चल रही हूँ, तो मैंने किसके साथ में हीट किया उसको? सोडियम मेटल वेपर्स के साथ में इसको हीट किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही ये सोडियम मेटल वेपर के साथ में इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर मेटल, सोडियम मेटल क्या हो गया? एक्सेस में हो गया, मतलब ज्यादा मात्रा के अंदर हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही सोडियम मेटल ज्यादा हुआ वहां पर क्या होगा कि ये जब हम हीट करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू Na+। ये Na+, अब यहां से क्या हो सकता है कि भाई यहां पर से जो Cl- है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। और ये जैसे ही इसके साथ में कंबाइन हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जनरेट हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये Cl- तो गया इधर इसके साथ में कंबाइन करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, और जहां से Cl- निकला था उस जगह जाकर बैठ जाएगा। तो उस जगह को ये ट्रैप कर लेगा। वहां पर जाकर कौन बैठ गया? इलेक्ट्रॉन माइनस बैठ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक अगर Cl- बाहर गया, एक माइनस चार्ज बाहर गया तो एक माइनस चार्ज वापस अंदर भी आ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। पर अब इस दौरान होगा क्या? यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा ट्रेवल करके अंदर आएगा तो क्या होगा कि ये कुछ रेडिएशन क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, जब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा तो वापस इसने जितनी भी जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करी थी उनको ये क्या करेगा? एमिट करेगा। तो उसकी वजह से वहां पर क्या होगा? कुछ कलर है वो दिखाई देगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो एल्कली हैलाइड्स है वो कुछ कलर है वो शो करती हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हुई होगी कि कैसे यहाँ पर रेशियो चेंज हुआ, क्योंकि हमने सोडियम जैसे कोई भी मेटल है वो हमने क्या करा? बढ़ा दिया, तो वो वहां पर उस कंडीशन में क्या हुआ? उसका रेशियो क्या हो गया? फॉर्मूले से थोड़ा अलग हो गया। वहां पर मेटल की एक्सेस की वजह से वहां पर ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक बदला, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में बदला, उसकी वजह से वहां पर ये डिफेक्ट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर फर्दर क्या होगा? कलर है वो जनरेट होगा। और इस जगह को हम, जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठा है, इसी जगह को हम कहेंगे F सेंटर। इसको हम कहेंगे F सेंटर। और एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय F सेंटर, हाउ F सेंटर इज जनरेटेड, और विच कलर इज शोन बाय NaCl, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये सबका आंसर क्या होगा? F सेंटर ही होगा। ये सारा आपको इसी तरीके से बताना होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के अंदर जाकर। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर भी और डिटेल में जाओगे तो क्या होगा? एनायनिक
वैकेंसीज होगा। तो यहाँ पर एनायन ने अपनी जगह छोड़ दी तो उसकी वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो गई, पर उस जो वैकेंसी को फिल किसने कर दिया? इलेक्ट्रॉन ने कर दिया। इलेक्ट्रॉन जब अंदर आया उसने क्या किया? कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, जब अपनी जगह पहुंच गया उनको वापस उसने क्या किया? ट्रांसमिट किया, तो उसकी वजह से वहां पर कलर है वो जनरेट हुआ। वैसे मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि जो एफ है, एफ का मतलब होता है फार्बन, एफ का मतलब होता है फार्बन एंड इट इज जर्मन लैंग्वेज वर्ड, और जिसका मतलब होता है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है मीन्स कलर, इसका मतलब ही क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कलर्स है वो जनरेट होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे एफ सेंटर। अब मैंने जैसा कि बताया कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट देगा तो उसका कलर होगा येलो, लिथियम क्लोराइड पिंक, पोटेशियम क्लोराइड जो कलर देगा वो होगा वॉयलेट कलर। तो ये कलर से, इन कलर से भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये किस किस टाइप का कलर है वो देंगे। अब यहाँ पर आप लर्न करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि इतना सब कुछ जो मैंने बोला है तो जरूरी नहीं कि आपको वो याद रहे, तो आप लोग क्या करोगे इस तरीके से, पहले जो एनायनिक वैकेंसी किस में आती है? अल्कली हैलाइड में। कब आती है? व्हेन हीटेड विथ मेटल वेपर। और इसको इस तरीके से एक चार्ट फॉर्म में, मतलब जैसे इसमें 1 by 1 जो हम कहते हैं ना यहाँ पर कि भाई इस तरीके से हम जो एरो करके चार्ट है वो बना लेंगे, तो हमें क्या रहेगा? वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और बहुत ईजी हो जाएगा इसको लर्न करना। कि जब हमने इस अल्कली हैलाइड को गर्म किया, किसके साथ गर्म किया? मेटल वेपर के साथ में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? हैलाइड आयन विल मूव to the metal surface। यहां से क्या हुआ कि जो हैलाइड आयंस थे वो कहां गए? सरफेस के ऊपर गए, टू कंबाइन विथ मेटल आयन। ये हुआ। अब ये यहां पर हैलाइड आयन ऊपर चला गया, सरफेस के ऊपर चला गया, वो कंबाइन भी उसने कर लिया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम मेटल आयन गोes in crystal lattice। इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम मेटल आयन गोज इन द क्रिस्टल लैटिस, और वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? एंड ऑक्यूपाइज एनायन वैकेंसी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो मेरे को क्या है कि अगर जैसे जब हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या होता है कि थोड़ा सा लर्न करने में तकलीफ होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी में इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। एनायन वैकेंसी क्या हुआ? अल्कली हैलाइड से किस में देखने को मिलती है? अल्कली हैलाइड में कैसे? व्हेन हीटेड विथ मेटल वेपर्स, एक्सेस ऑफ मेटल वेपर्स। फिर क्या होगा? हैलाइड आयन विल मूव टू द मेटल सरफेस टू कंबाइन विथ मेटल आयन। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम मेटल आयन गोज इन क्रिस्टल लैटिस एंड ऑक्यूपाइज एनायन वैकेंसी, और उसी को हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर जनरेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि पूरा इस तरीके से एरो चार्ट है वो बनाकर आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और एग्जाम में ये जरूर बनाकर आना आप लोग कि इस तरीके से हमें क्रिस्टल बनाना है। क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ट्रैप हो रहा है तो वो कहलाएगा वहां पर एफ सेंटर। अब जल्दी से हम नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी एक्सेस कैटायन है वो अगर इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या कर ले? ऑक्यूपाई कर ले,
तो उस कंडीशन के अंदर भी वहाँ पर क्या होगा कि डिफेक्ट है वो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही कलर से लेना देना है, क्योंकि जैसे ही अगर कोई भी कैटायन आएगा तो वो उसकी इंटरस्टिशियल जो साइट है, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट है, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो जाकर बैठ जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन वही अगेन क्या करेगा, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, उसकी वजह से कलर है वो दिखाई देगा। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं डायरेक्ट हम, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इतने सालों के अंदर एक ही बार बार रिपीट हुआ है, वो ये है कि वाई जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो व्हेन इट इज हीटेड। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, वाई जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो व्हेन इट इज हीटेड। तो क्वेश्चन का आंसर लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी है। जिंक ऑक्साइड को हीट किया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 gives us half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अगर हम हीट कर रहे हैं तो वहां पर Zn+2 है जनरेट हो जाएंगे। ये Zn+2 क्या करेंगे, Zn+2 क्या करेंगे वहां पर जो इंटरस्टिशियल साइट है, अभी इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं, क्योंकि गैप्स हैं वो उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के अंदर मैंने पहले भी पूरा एक वीडियो बना रखा है वॉइड्स के ऊपर, तो इनके बीच में पूरी एकदम ऐसी पैकिंग नहीं होती कि थोड़ा सा भी गैप नहीं रहे, वहां पर हमेशा गैप्स रहते हैं, ग्रूव्स रहती हैं, उनके अंदर ये जो छोटे जिनका साइज छोटा होता है कैटायंस का, वो जाकर उस स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, इसकी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जब ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा होगा तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कलर एब्जॉर्ब, रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेंगे और फिर बाद में अपनी जगह पर पहुंचकर वापस उनको एमिट करेंगे, जिसकी वजह से कलर है वो दिखाई देगा। तो यही था हमारा छोटा सा एक्सिस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्वेश्चन क्या आता है बस वो ध्यान रखना है हमको, क्वेश्चन एक ही आता है इसमें से कि जिंक ऑक्साइड है वो येलो में क्यों कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो पहले तो आपको ये देना है इक्वेशन, सेकंड पर आपको ये आप इसके अंदर डायग्राम बना दोगे और फिर वहां पर जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको बस ये लिखना है कि व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स Zn+2 which occupies interstitial site and electrons occupies neighboring interstitial site, which gives color। तो बस 3 पॉइंट्स में एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहले इक्वेशन, सेकंड यहाँ पर ये क्रिस्टल लैटिस में आप ये चीज़ शो करोगे अच्छे से, थर्ड में आप इसका स्टेटमेंट दोगे ये यहाँ पर जब इसको हम हीट करेंगे Zn+2 जो जनरेट हो रहे हैं विच ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज नेबरिंग, जो साइट है इंटरस्टिशियल साइट उसको ऑक्यूपाई करेंगे, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर। तो ये छोटा सा यहाँ पर टॉपिक था जो डिफेक्ट्स का। तो इन्हीं में से जनरली क्वेश्चंस है वो आते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल का ऑलरेडी यहाँ पर जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, आप यहाँ आने से पहले उसको ज़रूर देख लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफेक्ट्स वाला पोर्शन भी हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स, और जितने भी न्यूमेरिकल्स जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं वो मैं डिस्कस है वो आप लोगों से कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिख देना, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।